नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। राहत इंदौरी की एक लाइन है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। ये लाइन मिडिल ईस्ट में इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जी हां, 28 फरवरी को जब ईरान में इजराइल और अमेरिका ने बमबारी की तो सोचा नहीं होगा कि ईरान का पलटवार काफी खतरनाक होगा। अभी मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, आसमान में फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं, तेहरान पर लगातार बम बरस रहे हैं, पुतिन ईरान का साथ दे रहे हैं, पुतिन लोकेशन दे रहे हैं और ईरान निशाना बना रहा है। और इन सब के बीच में अमेरिका लगातार दे रहा है धमकियां। अमेरिका की ओर से नई धमकी आई है जिसमें यह कहा गया कि आज की रात ईरान के लिए भारी है, कयामत की रात है। यानी कि आज की रात कयामत की रात होगी ईरान के लिए। अमेरिका ने ईरान को लेकर कुछ तैयारियां भी की हैं और ये बेहद खास तैयारियां हैं। तो क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका फाइनल स्क्रिप्ट लिख चुका है और ईरान की बर्बादी की पटकथा लिखी जा चुकी है? अमेरिका की ईरान को लेकर क्या खास रणनीति है? अमेरिका आखिर क्या कर सकता है? क्या अमेरिका परमाणु बम गिराएगा या फिर जेट्स और B-2 बॉम्बर्स का उपयोग करके ईरान की रिजीम को ही चेंज कर देगा? अब देखिए, अमेरिका की प्लानिंग आखिर क्या है? ट्रंप ने नई धमकी आखिर क्यों दी? ट्रंप ने खामनेई और उसके बेटे की मौत के बाद में उसको धमकी दी है। धमकी में आखिर क्यों कहा कि तीसरे चैप्टर अभी भी बचा है और अब उसका अंतिम वक्त चल रहा है? अमेरिका और इजराइल के बीच में बड़ी डील आखिर क्या इसी तबाही को लेकर हुई थी? इजराइल और अमेरिका एक साथ ईरान में क्या कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं? बताएंगे आपको इसकी पूरी ABCD। मिडिल ईस्ट का आसमान बारूद के धुएं से काला पड़ चुका है। पिछले 8 दिनों से जारी ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। और इस आग को सुलगाने की चिंगारी अमेरिका ने फूंकी थी, लेकिन इसे भीषण बदलने का काम इजराइल और ईरान की आपसी नफरत ने किया। आज खाड़ी के देशों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हाहाकार मचा हुआ है। हॉर्मुज की खाड़ी बंद है, तेल की नदियां सूखने की कगार पर हैं और आम इंसान की चीखें मिसाइलों के शोर में दब गई। और इन सब के बीच में अमेरिका की नई धमकी जिसने बवाल खड़ा कर दिया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करना है। आइए आपको पहले ये सुनाते हैं कि बेसेंट ने आखिर कहा क्या है। Tonight will be our biggest bombing campaign, and we'll do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. Our campaign has been overwhelming. So, having not been able to succeed there, they're trying to create economic chaos. तो आपने सुना, अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट धमकी दे रहे हैं और उनकी जो धमकी है उससे ये तो स्पष्ट है कि अमेरिका इजराइल को लेकर खास रणनीतियां तैयार की गई हैं। तो क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़ा प्रहार करने जा रहे हैं? क्योंकि ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं इसके साथ ही इजराइल और सहयोगी देशों को लगातार मिसाइलें दागी भी जा रही हैं। अमेरिका और इजराइल की रणनीति ईरान को लेकर बेहद खास है, क्योंकि ईरान किसी के काबू में नहीं आ रहा बल्कि वो बेकाबू हो चुका है। तो क्या अब अमेरिका आज की रात इजराइल के साथ मिलकर आखिरी दांव खेलेगा? ये बड़ी बात है। आपको बताएंगे ईरान ट्रंप की आखिर रणनीति क्या है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आखिर क्यों ऐसा कहा है कि आज की रात बहुत अहम है, वहां की लीडरशिप को बर्बाद कर दिया है, ऐसा कहा गया है। आपको सुनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach.
तो आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने कहा कि भाई ईरान में वहां की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, ये कहा जाए ईरान के जो तमाम सैन्य अधिकारी हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं अमेरिकी वित्त मंत्री ने हाल ही में जो बयान दिया, ईरान पर अमेरिका आखिरी वार करेगा, वहां मिसाइली ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा और इससे ईरान कमजोर होगा। दरअसल ज्यादातर ईरान कमजोर हो चुका है। आपको बताती हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें आज जो स्कॉट बेसेंट की तरफ से कही गई हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि कयामत की रात है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया कि आज की रात ईरान के लिए होगी निर्णायक कयामत की रात। ईरान पर आज की रात बड़ा हमला होगा, मिसाइल लॉन्चर फैक्ट्रियों पर हमला संभव है। और यूएस का बड़ा दावा है ईरान अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। ईरान की क्षमता को 90% तक घटा चुका है इजराइल और अमेरिका। उनकी ये बात इसी वजह से और भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि पूरे 8 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को। आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के 8 दिन, आखिर इस दौरान क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। अब महायुद्ध के 8 दिन, पिछले शनिवार को जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने बड़ा हमला बोला था, अब ईरान में अभी तक कुल 1300 से ज्यादा लोगों की मौतों की खबर है, 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल में 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है जो ईरान ने हमले किए और ज्यादातर मिसाइल हमलों में मारे जाने की खबर है। वहीं 1800 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इस दौरान कुछ नहीं खोया। इजराइल और ईरान की इस लड़ाई में अमेरिका ने भी 6 सैनिकों को खोया है। मिसाइल अटैक से उन सैनिकों की जान गई। गल्फ स्टेट्स के कई देश इसकी वजह से प्रभावित हुए, जिसमें यूएई शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, कुवैत शामिल है, बहरीन, ये तमाम अलग अलग ऐसे देश हैं जिसमें शामिल हैं। इन देशों में भी 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं लेबनान में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई और ये तो लोगों की जान जाने की खबर है। अब आर्थिक नुकसान भी समझिए। इजराइल जिसने इस जंग का आगाज किया, इजराइल प्रति सप्ताह $3 बिलियन का एक तरह से नुकसान झेल रहा है। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर्स डैमेज हुए, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म हुआ, एयरबेस, एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल सब प्रभावित हैं। ईरान के हमलों से 300 मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट हुए हैं। तो ये एक तरह से उस तस्वीर को दिखाता है कि इस हमले में सिर्फ ईरान को ही नुकसान नहीं हुआ, ईरान के हमलों से इजराइल और अमेरिका को भी भारी नुकसान हो रहा है। अब मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर ईरानी राजदूत ने कहा है कि अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं है। समझिए, ईरान के राजदूत ने अमेरिका को लेकर ये बात कही है। हम 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम लीडर चुन लेंगे, हम पर जब तक कोई हमला नहीं करेगा तब तक हम उस पर कोई हमला नहीं करेंगे। ये बात उनकी तरफ से क्लियर कट कही गई। अब ये भी समझिए, ये कहा गया कि हम 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम लीडर तो चुन लेंगे, दुनिया से इंसानियत के साथ में हम खड़े होने की अपील करते हैं। उनकी तरफ से कहा है कि हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, हम पर जब हमला होगा तब हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं, ये ईरान की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा 2 साल तक लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं, बाहरी ताकतें सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें यकीन है कि ईरान का भविष्य बेहतर होगा। अब्दुल मजीद हकीम है, दरअसल ये भारत में राजदूत हैं अब्दुल मजीद हकीम इलाही, उनकी तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा हमें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जाहिर सी बात है, अमेरिका लगातार धमकियों पे धमकी तो दे रहा है, लेकिन ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ अब तैयारी कर रखी है। तो क्या आज की रात वाकई में नया इतिहास लिखा जाएगा? क्या अमेरिका का ईरान पर आज आखिरी वार होगा? इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में कनेक्ट होगा। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर मैं बताऊं, मैं चर्चा की शुरुआत करूं। बड़ी खबर आई, ईरान से लंबी जंग की तैयारी में अमेरिका नजर आता है। खबर यह है कि ईरान से लंबी जंग करेगा अमेरिका। खाड़ी की ओर लगातार तीसरा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ रहा है। यूएस वॉरशिप यूएसएस जॉर्ज बुश मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो रहा है। यूएसएस जॉर्ज बुश पर 80 से 90 जेट और हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। ये भी जानकारी इस दौरान सामने आ रही है। तो
क्या आज की रात वाकई में ईरान के लिए कयामत की रात है? मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवाती हूँ। रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी भी मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। जल्द ही धीरज कौल भी मुझे इस चर्चा में शामिल होंगे, मेरे साथ मुझे ज्वाइन करेंगे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरह से अभी हालात हैं, उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये भी बताते चले कि अब से कुछ देर पहले बंदर अब्बास जो है ईरान का एक पोर्ट, वहां पर भी कंपन महसूस की गई है। मैं आलोक साहे जी आपका रुख करते हुए इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। जरा आप ये बताइएगा कि अभी जो हालात हैं, ये बड़ी धमकी दी गई है, ये बड़े संकेत दिए गए हैं, ये कहा गया है कि आज की रात बड़े हमले कर सकता है अमेरिका, कुछ इसी तरह की धमकी पहले भी दी गई थी। नैना जी देखिए, इसमें थोड़ी सी ठीक है, आज बहुत बड़ा हमला अमेरिका हो सकता करेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें एक आश्चर्य ये लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी क्यों दे रहे हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी रक्षा मंत्री देते या कमांडर देते, उनके जो सेंट्रल कमांड से अगर ये स्टेटमेंट आता, ट्रंप से आता, तब तो बात समझ में आती है। ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो एड्रेस कर रहे थे कि कैसे प्राइस राइज वहां पर बढ़ने वाला है अमेरिका में और उससे अमेरिका कैसे निपटेगा, इसका वो डिस्क्रिप्शन कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये बात कही है। तो थोड़ा सा ये अजीब लगता है कि अब ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है इस तरह का वार टाइप ब्रीफिंग क्यों दे रहा है। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं और जो अंडरग्राउंड सिटीज एंड स्टोरेज साइट्स हैं मिसाइल्स के एंड ड्रोन्स के, उसके ऊपर इनका होगा आज का। और ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा क्योंकि ईरान की जो मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च करने की कैपेसिटी है वो अभी भी निर्णायक रूप से कम नहीं हो पाई है। अभी भी 2 से 5 तारीख के बीच में अगर हम देखें तो करीब 20-20 मिसाइल्स वो इजराइल पर रोज दागता रहा है। मिसाइल की संख्या कम हो गई है, काफी उसको नुकसान हुआ है, ये भी बताता है। यानी आलोक सर, इसको दो बातें, क्या ये कहा जाए कि एक तरह से ये इस बात को पहले तो ज्यादा गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये जो अथॉरिटी है ऑफ कोर्स उनकी तरफ से नहीं आई, ठीक है, ये कहा जाए कि बेसेंट ऑथराइज्ड हैं, लेकिन ये कहा जाए वॉर काउंसिल जो है उसके सदस्य नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपने जिस रूप में कहा कि वो ध्यान भटकाने के लिए भी एक तरह से स्ट्रैटेजी वाइज दिया हुआ ये बयान है। जी देखिए, युद्ध में बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है कि यह जानबूझ करके बयान जारी किया गया हो ताकि ईरान में उसके रक्षात्मक कुछ वो उपाय अपना करें ताकि उनको मॉनिटर किया जा सके उनके सेंटर को। इस तरह के टैक्टिकल डिसीजंस कई बार लिए जाते हैं, तो वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। मुझे नैना जी एक बड़ी अजीब बात लग रही है, अभी जो नए नए बयानात आ रहे हैं ना वो थोड़े से अजीब हो रहे हैं। पेजेश्कियान का ये बयान आया आज सुबह सुबह कि अब हम जो है पश्चिमी देशों पर, मिडिल ईस्ट के देशों पर आक्रमण नहीं करेंगे और अगर वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करे तो हम उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हम सिर्फ अमेरिकन सेंटर पर करेंगे। और हालांकि उनके बयान देने के तुरंत बाद वहां एयरपोर्ट पर अटैक हो गया। तो उसके अलावा आप देखिए, पेजेश्कियान का ये भी एक बयान था कि उन्होंने माफी मांगी मिडिल ईस्ट कंट्री से। ईरान के जो राजदूत हैं भारत में, उनका एक बयान आया आज ही सुबह उसी समय में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम या तो जीत हासिल करेंगे, अमेरिका को हराएंगे, या हम शहादत पसंद करेंगे। तो ये जो बयान है ये अब बता रहा है कि शायद ईरान जो है वो अब समझ गया है कि उसकी हालत थोड़ी ढीली हो रही है। ये बयान हताशा का बताता है, इसमें कोई शक नहीं सर। ये जो बड़ी बातें आपने बताई हैं, खासतौर से अगर उनके राजदूत की तरफ से बातें कही गई हों या फिर पेजेश्कियान की तरफ से ये बात कही गई हो, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि जिस रूप में आवेश में आकर और जो ताबड़तोड़ हमले किए गए, खासतौर से जो साथी, भले वो दुश्मन नहीं थे एटलीस्ट, लेकिन अब उन्हें दुश्मन बना लिया। भले वो दोस्त थे या नहीं थे, लेकिन दुश्मन जरूर बना लिया, चाहे बात कतर हो, चाहे सऊदी हो या दुबई हो। खासतौर से दुबई को लेकर अगर बात की जाए, लेकिन एस.के. मलिक जी, एक और बात बड़ी यहाँ पर जरूर नजर आई इन पूरी परिस्थितियों के बीच में। आज खबर आई कि ईरान का बंदर अब्बास, उसके पास में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है सर कि ये एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार, मुझे लग रहा है अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर ऐसे ही झटके महसूस किए गए थे। तो क्या जिस बात का डर इजराइल और अमेरिका को था,
उसी बात को मुकम्मल कर दिया, उसी डर को मुकम्मल कर रहा है क्या ईरान? नैना जी नमस्कार, सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। देखिए, जो ये भूकंप के झटके, अभी ये बहुत जल्दीबाजी होगी इसमें कोई कमेंट करना कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि एटॉमिक ब्लास्ट की तरह से के वेव्स हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम एटॉमिक ब्लास्ट यानी न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं और नॉर्मल जो सीस्मिक वेव्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट, दोनों के सिग्नेचर में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे ही कोई देश अपना, मतलब मैं मोटा इसलिए बता रहा हूं कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रडार्स लगे हुए हैं अर्थ के अंदर, जो बेसिकली फील करते हैं सिस्मिक वेव्स को, वो अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट होएगा, कोई भी कंट्री करता है, तो उसके अंदर एक शॉक वेव निकलती है। शॉक वेव जनरली जब आप कोई भी डिवाइसेस जमीन के अंदर डालते हो तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक शाफ्ट के तहत जाता है, इसको कंपैक्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद जो शॉक वेव होती है जनरली दे आर अपवर्ड यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी। और इसी तरह से इसकी विपरीत जो पी वेव होती है वो जनरेट होती है जबकि एक नेचुरल भूकंप आता है। तो इन दोनों के सिग्नेचर में ये महत्वपूर्ण फर्क होता है। और जो देश पूरी दुनिया के अंदर जो जाल फैला हुआ, तो सेस्मिक स्टेशंस का जो जाल बैठा हुआ है, वो इस चीज को जरूर डिसाइफर करेगा कि ये एक्चुअली जो वेव्स है इसका ग्राफ क्या है, वो उसको कर लेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इस टाइम पर ईरान के पास ये कैपेबिलिटीज हैं अभी तक कि वो अपना एटॉमिक टेस्ट कर पाए। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो वेव्स हम बात कर रहे हैं, चलिए इसको एक तरफ रख देते हैं। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एक्चुअली इसी डे का पूरी दुनिया को एक तरह से डर है। मैं पूरी दुनिया क्यों कह रहा हूं? देखिए क्या होता है कि किसी देश की रिलायबिलिटी उसके कथन से, उसके वक्तव्य से, उसके पास्ट बिहेवियर से तय होती है। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करके आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। भारत ने 1974 के बाद से जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी फैलाई है, पूरी दुनिया को बताया है और उस पर अमल किया है, तो भारत के पास एक बहुत अच्छा क्रेडिबल वर्ल्ड ओपिनियन है। और अगर भारत ने किया भी तो हाँ, दुनिया ने हम पे सैंक्शन लगाए, खासकर अमेरिका और उसके अलाइड कंट्रीज ने। हमारी हजारों कंपनियों को डिबार किया गया, टेक्नोलॉजी से वर्ड किया गया, लेकिन फिर भी हमने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा है। पार्लियामेंट में ये बात रेटिफाई हुई है और हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिविलियन हाथों में है। अभी यही बात आता हूं, ईरान क्या कहता है कि जिस दिन मैं न्यूक्लियर पावर बन जाऊंगा उस दिन इजराइल को मिटा दूंगा, ओपनली कहता है। तो आप ऐसी स्थिति में वर्ल्ड ओपिनियन को आपके खिलाफ कर लिया है। और दूसरी बात यह है, नॉट ओनली वर्ल्ड ओपिनियन, आप पर संदेह होने लगा है कि अगर एक ऐसा हथियार आपके पास आ जाएगा कि जो कि बहुत ही घातक विनाशकारी हो सकता है, तो आप जो कह रहे हैं, जो कि आपकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा भी है, आपने प्रूव किया है पिछले 50 साल में स्टेट पॉलिसी के अंदर टेररिज्म को अपनाकर, ऑफिशियली उसको पॉलिसी बनाकर, यानी जिसको 3H बोलते हैं, हूती, हमास एंड हिजबुल्ला, उनको करके आपने अपने जो एक्चुअल रिसोर्सेज उनको दूर रखा है। और प्रॉक्सीज के थ्रू आपने देखा जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे आप आ जाए, वहां पर हूती को एम्प्लॉय करके रखा है, और जो कि मन चाहे तरीके से जब भी ईरान की इच्छा होती है पूरे वर्ल्ड को एक तरह से नासूर बना हुआ है। सर, लेकिन यही बात तो बार बार ईरान की तरफ से कहा गया था कि जिस प्रोग्राम को ये पूरी तरह से डैमेज या क्लोज करने की बात कहते हैं, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। इजराइल हमारे ऊपर हमला करेगा तो आखिर हम क्या करेंगे? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।